प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वार्षिक गृह परीक्षा के उद्देश्य से एक मॉडल पेपर अर्थात प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। कई छात्रों का आग्रह है कि वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र का क्या रूप होगा उसे बताएं और कैसे हल करें यह भी समझाएं। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप एक मॉडल पेपर दिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। यह ध्यान रखें कि परीक्षा में लेखन की शुद्धता का विशेष महत्व है, इसलिए शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। यदि कटिंग करना आवश्यक हो जाए तो एक क्षैतिज रेखा से उसे काट दें और आगे लिखने लगें। गुजपुचाने का बिल्कुल प्रयास न करें, हो सके तो कटिंग से बचें। साथ ही महत्वपूर्ण बातों को या तो रेखांकित करें या हाइलाइटर से उसे हाईलाइट करें, जैसे जीवन परिचय आदि में जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम आदि। आइए इसी आधार पर मॉडल पेपर देखें। कक्षा 9 3 घंटे 15 मिनट प्रायः समय बोर्ड द्वारा निर्धारित है, लेकिन गृह परीक्षा में 2.5 घंटे से 3 घंटे का समय मिलता है। विषय हिंदी केवल प्रश्न पत्र। पूर्णांक 70। प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए बोर्ड परीक्षा में दिए जाते हैं। गृह परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पत्र आरंभ कर दिया जाता है। पहला प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित होता है। यह एक एक अंकों के 5 भागों में बटा होता है और कुल 5 अंक का होता है। प्रश्न पत्र का उत्तर लिखते समय जिस पंक्ति से आरंभ करें उसके बीच में लिखें प्रश्नोत्तर संख्या 1 और बाएं तरफ किनारे क, ख, ग, घ, अंग लिखें, फिर विकल्प सहित उत्तर लिखें। इसी तरह से हर प्रश्न में आप पंक्ति के बीच में ही प्रश्नोत्तर संख्या डालें, सुंदर लगता है। क ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, 1 अंक का है। इसका सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। तो क के सामने थोड़ा जगह छोड़ करके इसी तरह से 3 प्रताप नारायण मिश्र ऐसे ही लिख देंगे। पहले एक क लिखेंगे बाएं तरफ, फिर थोड़ी जगह छोड़ करके 3 प्रताप नारायण मिश्र। ख निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। इसके उत्तर में ख में आप बाएं तरफ डाल देंगे कृति और दाएं तरफ लेखक का नाम या लेखक। और कृत के नीचे मान लीजिए पहला आप कर रहे हैं तो गोदान डालेंगे, 1 नंबर सहित 1 गोदान, और लेखक का नाम जहां लिखना है उसके नीचे प्रेमचंद लिखेंगे। एक ही आपको करना है, सभी नहीं करने हैं, जो आपको सरल लगे करिए। जैसे रामदास का पोथा, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। पथ के साथी महादेवी वर्मा की रचना है। ग किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। उत्तर में आप लिखेंगे किसी एक कहानीकार का नाम प्रेमचंद है या जयशंकर प्रसाद है, जो आपको सरल लगे। घ कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। उत्तर लिखेंगे घ डालेंगे बाएं तरफ, उसके सामने लिखेंगे कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। अंग उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। उत्तर उपन्यास विधा के एक लेखक का नाम प्रेमचंद है या जयशंकर प्रसाद लिख सकते हैं। यानी जो आप उपन्यासकार जानते हैं उनमें से जो आपको सरल लगे, अच्छा लगे, उसे लिख दें। इस तरह से 5 अंक गद्य साहित्य का। प्रश्न संख्या 2 में 5 अंक काव्य साहित्य के लिए होता है। प्रायः 3 प्रश्नों में विभाजित होता है। 2 प्रश्न 2-2 अंक के और तीसरा 1 अंक का होता है। तो पंक्ति के बीच में लिखें प्रश्नोत्तर संख्या 2। बाएं तरफ क लिखें। आदिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, 2 अंक का है। तो यहाँ आप लिखेंगे क में आदिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, फिर उसके नीचे नंबर 1 और नंबर 2 से ही नंबरिंग करेंगे और तब लिखिएगा नंबर 1 में जैसे आश्रयदाताओं की प्रशंसा, 2 में वीरस के साथ श्रृंगार का भी वर्णन, माने जो आदिकाल की आप विशेषता पढ़े हैं उनमें से कोई 2 लिख दें। ख भक्तिकाल के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। उत्तर लिखिएगा ख में भक्तिकाल के किन्हीं 2 कवियों के नाम निम्नलिखित हैं, फिर 1 और 2 लिखिएगा। जैसे संत कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, इस तरह से जो आपको अच्छा लगे उन्हें लिख दीजिए। ग साकेत महाकाव्य के रचनाकार का नाम लिखिए। यहाँ उत्तर लिखिएगा साकेत महाकाव्य के रचनाकार का नाम निम्नलिखित है या
साकेत महाकाव्य के रचनाकार का नाम मैथिलषण गुप्त है, एक ही साथ लिख दें, या निम्नलिखित में करेंगे तो फिर वहाँ लिखना होगा मैथिलषण गुप्त। इस तरह से ये काव्य साहित्य के इतिहास का 5 अंक पूरा हुआ। तीसरा प्रश्न गद्यांशों की व्याख्या से संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुल 3 प्रश्न होते हैं, 2 अंक संदर्भ के लिए, 4 अंक व्याख्या के लिए और 2 अंक एक प्रश्न के लिए होता है। इस तरह से यह कुल 8 अंक का प्रश्न होता है। यहाँ आप उत्तर लिखते समय संबंधित पंक्ति में बीच में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, फिर नीचे बाएं तरफ हेडिंग डालेंगे संकेत, फिर लिखिएगा मोटर चली ... ऐसे निशान बनाइएगा, हुआ था पूर्ण विराम करिएगा। इससे पता चलेगा कि आप अथवा के नीचे कर रहे हैं या अथवा से ऊपर कर रहे हैं। तब बाएं तरफ नंबर 1 लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा संदर्भ, फिर संदर्भ लिखिए, फिर 2 लिखिए, हेडिंग डालिए रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर इसकी व्याख्या लिखिए जो अंश रेखांकित है, और फिर तीसरा डाल के इस प्रश्न का सीधे सीधे उत्तर दे दीजिए। ये व्याख्याखंड में आपने पढ़ा है। अथवा वाला हिस्सा आपने अगर करना है तो उस हिस्से में भी आप केवल संकेत बदल देंगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज रहेगा जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है। तो मेरी अस्वस्थता में आप देख रहे हैं कि अब महादेवी वर्मा के गिल्लू से लिया गया है, तो आप इसका संदर्भ लिखें, रेखांकित अंश की व्याख्या करें और इस प्रश्न का उत्तर लिखें कि गिल्लू गर्मी से बचने के लिए किस पर लेट जाता था। प्रश्न संख्या 4 पद्यांशों की व्याख्या से संबंधित है। सीधा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। यहाँ 2 अंक संदर्भ के लिए, 4 अंक व्याख्या के लिए और 2 अंक काव्य सौंदर्य के लिए हैं। इस तरह से 8 अंक का होता है। इसमें क देख रहे हैं, बसो मेरे नैनल में नंदलाल, ये मीराबाई जी के पदावली से लिया गया है। तो यहाँ लिखते समय सबसे पहले आप पंक्ति के बीच में तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4, बाएं तरफ किनारे पहले संकेत लिखेंगे बसो मेरे, फिर ... का निशान बनाएंगे, अंत में बत्सल गोपाल पूर्ण विराम कर देंगे, फिर नीचे संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे और उसमें कम से कम 5 बिंदुओं का उल्लेख जरूर करेंगे। अथवा अगर आपको लिखना है ख यानी चौकुठी अपने विचार से, इसमें से अगर आपको करना है तो यहाँ ये जयशंकर प्रसाद जी के पुनर्मिलन से लिया गया है। तो संकेत केवल चौकुठी बदल देंगे, ... करके मैं फेरा पूर्ण विराम कर देंगे, फिर आप एज इट इज जैसे ऊपर आप करते आ रहे हैं उसी तरह से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य करेंगे। प्रश्न संख्या 5 2 भागों में विभाजित है। खंड क में 5 के क में लेखकों का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का उल्लेख करना होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ प्रेमचंद, महादेव वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप जिस पंक्ति में उत्तर लिखना शुरू करें उसके बीच में लिखें प्रश्नोत्तर संख्या 5 क, फिर एक पंक्ति नीचे पहला अगर करना है तो 1 प्रेमचंद लिखें, फिर उसके नीचे बाएं तरफ हेडिंग डालें जीवन परिचय लिख दें, फिर उसके नीचे रचना लिखकर रचना लिख लें। अगर आप विस्तार देना चाहें, अपने में चारुता लेना चाहें, सुंदर बनाना चाहें तो हिंदी साहित्य में स्थान या भाषा शैली का उल्लेख करें। इसी तरह से ख में आपको जीवन परिचय लिखना है, किसका? कवि का, और उनकी रचना का उल्लेख करना है। प्रश्न संख्या 6 यह संस्कृत के खंड से या तो गद्यांश या श्लोक के अनुवाद के लिए दिया जाता है। अगर आपको गद्यांश करना है या श्लोक करना है तो संकेत से बताना है, वहाँ लिखना नहीं है कि मैं गद्यांश लिख रहा हूँ। आप सीधे प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिखेंगे, यह कुल 5 अंक का होता है। इसके बाद उसके नीचे संकेत हेडिंग डालेंगे, अनंतरम श्री कृष्ण ... वर्णनम अक्रोध करके पूर्ण विराम कर देंगे, फिर हेडिंग डालेंगे संदर्भ और फिर हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। इसी तरह से श्लोक वाला करना है तो यहाँ संकेत केवल बदल जाएगा आपका, बाकी चीज़ें उसी तरह से आप लिखेंगे। इसको आपने संस्कृत खंड में पढ़ा है। प्रश्न संख्या 7 2 भागों में विभाजित है। 7 का खंड क में एक श्लोक पूछा जाता है जो प्रश्न पत्र में नया हो। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया आया हो। ये 2 अंक का होता है, ध्यान रखिएगा।
कि एक श्लोक पेपर में अवश्य आता है, इसलिए आपको कम से कम 2 श्लोक अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए, उसमें पाई मात्रा की गलतियां बिल्कुल ना हो। 7 का जो खंड ख है उसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, ऐसा प्रश्न आएगा। जो आपने संस्कृत खंड पढ़ा है उसके प्रश्नोत्तर यहाँ आने हैं। 4 दे रहते हैं और किन्हीं 2 का उत्तर लिखना होता है, तो आप पंक्ति के बीच में लिखते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 7 ख, बाएं तरफ 1 नंबर डालकर राम कस्मिन वन से उत्पन्न आसीत, ये प्रश्न न लिखकर सीधे उत्तर दे देना है। जैसे राम इक्ष्वाकु वंशे उत्पन्न आसीत, उसी तरह से दूसरा या तीसरा या चौथा जो भी आप करना चाहें तो उन 2 प्रश्नों का सीधे सीधे उत्तर दे देना है, यहाँ प्रश्न को उतारने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 8 रस, छंद और अलंकार से संबंधित है और 2-2 अंकों का ये तीनों आते हैं। श्रृंगार रस अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण से लिखी। इसमें श्रृंगार या वीर जिसको आपको लिखना है तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या 8 लिखेंगे, बीच में किनारे क लिखेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे श्रृंगार रस, अब उसकी परिभाषा लिखिए, फिर उदाहरण हेडिंग डालेंगे। अगर स्पष्टीकरण लिख दें तो आपके लेखन में चारुता आ जाएगी। उसी तरह से आप अनुप्रास या मकलंकार में से किसी एक की परिभाषा और उदाहरण दोनों लिखेंगे, और ग में दोहा या चौपाई में से किसी एक का परिभाषा अथवा उदाहरण लिखेंगे, क्योंकि लक्षण माने परिभाषा ही होता है। प्रश्न संख्या 9 भी खंडों में विभाजित है। 9 के क में निम्नलिखित में वर्तनी की त्रुटि सुधारते हुए विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का आता है। कोई एक वाक्य दिया रहता है, कभी कभी केवल शब्द दिए रहते हैं, उनको शुद्ध करना होता है। तो यहाँ अगर वाक्य है तो दोनों चीज़ें देखनी है, वर्तनी भी देखनी है और विराम चिन्ह भी देखना है। यह सुंदर वृक्ष जो देख रहे हो आम का वृक्ष है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वृक्ष का ब नहीं बल्कि व होता है, और छ ये नहीं होता बल्कि छत्री वाला होता है। और जो से पहले एक यहाँ कामा लगेगा, और देख रहे हो के बाद भी एक कामा लगेगा, अंतिम में पूर्ण विराम लगा हुआ है। तो दोनों जगह वृक्ष शब्द को शुद्ध कर देना है, और पहले वृक्ष के बाद और दूसरी जगह रहे हो के बाद कामा लगा देना है। इस तरह से आपके वर्तनी और विराम दोनों शुद्ध हो जाएंगे। ख निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। उत्तर में लिखिएगा कि किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप निम्नलिखित हैं। एक तरफ शब्द लिखिएगा, दूसरे तरफ तत्सम रूप लिखिएगा, और किन्हीं 2 का जो आपको सरल लगे करिएगा। जैसे आम का आम्र होता है, नींद का निद्रा होती है, दूध का दुग्ध होता है और सांप का सर्प होता है। तो बाएं तरफ आप शब्द लिखिएगा, दाएं तरफ तत्सम शब्द लिखिएगा, और जो करना है उसको विकल्प सहित, जैसे पहला करना है तो एक आम लिखिएगा और उसके आगे तत्सम के नीचे आम्र लिखिएगा। ग में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 2 शब्दों के आपको समास विग्रह करने हैं, लेकिन आपके यहाँ केवल एक ही समास दिया जाएगा, और वह होगा अव्ययीभाव समास। बदले हुए पाठ्यक्रम में 30% पाठ्यक्रम में केवल अव्ययीभाव समास रह गया है, इसलिए जो भी विग्रह होंगे सभी अव्ययीभाव के अनुसार होंगे। जैसे आजीवन, जीवन पर्यंत, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, भरपेट, पेट भर करके। और ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ समास का नाम भी पूछ लिया जाता है तो आप पहले सामासिक शब्द आजीवन, फिर समास विग्रह जीवन पर्यंत, फिर समास का नाम अव्ययीभाव समास, ऐसा लिखेंगे तो सुंदर लगेगा। घ में निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 1 नंबर का है, यहाँ जिसका उत्तर देना है। जैसे कमल का देना है तो एक कमल, आप बाएं तरफ हेडिंग डालिएगा शब्द, उसके नीचे एक कमल लिखिए, और दाएं तरफ हेडिंग डालिएगा पर्यायवाची शब्द, उसके नीचे 2 पर्यायवाचियाँ लिख दीजिएगा, जैसे कमल का सरोज, पंकज, कामा करके, और 2 लिखने के बाद अंत में पूर्ण विराम लगाइएगा। अंग निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये 2 अंक का है। 4 दे रहते हैं, किन्हीं एक का करना होता है। मान लीजिए आपने लिया अंधे की लाठी होना, तो आप सबसे पहले बाएं तरफ हेडिंग डालिएगा मुहावरा, आगे लिखिएगा एक अंधे की लाठी होना, फिर अर्थ हेडिंग डालिएगा, आगे लिखिएगा एकमात्र सहारा होना, फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डालिएगा, और तब लिखिएगा श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लाठी थे। इस तरह से आप किसी का भी करें, इसी तरह से आपको लिखना चाहिए।
प्रश्न संख्या 10 भी खंडों में विभाजित है। खंड क, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए, 2 अंकों का है। आपसे संधि भी पूछा जा सकता है या संधि शब्द देकर उसमें संधि का नाम पूछा जा सकता है या संधि देकर उसका आपसे विच्छेद भी पूछा जा सकता है। तो जो पूछा जाएगा वो करिएगा। 30% जो पाठ्यक्रम कम हो गया है उसके बाद आपके यहाँ केवल एक संधि बची है और वह है स्वर के अंतर्गत गुण संधि। तो देवधन इंद्र, देवेंद्र, महाधन ईश, महेश, रामधन इंद्र, रामेंद्र, महाधन ऋष, महर्षि, ये आपके बनेंगे। और संधि का नाम पूछेगा तो केवल गुण संधि आपको लिखना है, क्योंकि एक ही संधि आपके कोर्स में है। 10वें का ख, निम्नलिखित में से किसी एक की विभक्ति बताइए। यहाँ उत्तर लिखते समय पहला डालिएगा रामस्य, फिर आगे लिखिएगा विभक्ति। अब विभक्ति के नीचे षष्ठी है, ये षष्ठी एक वचन का रूप है, तो षष्ठी एक वचन लिखिए या केवल षष्ठी आप विभक्ति में ले सकते हैं, लेकिन षष्ठी एक वचन लिखे तो सुनने में अच्छा लगता है। प्राय परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है कि किसी एक की विभक्ति और वचन बताइए। ग में ये धातु के रूप से संबंधित प्रश्न होता है कि किसी एक धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप लिखिए। यहाँ ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछा गया है, वही लिखना है। मान लीजिए गम कर रहे हैं तो पहले आप लिखिएगा धात डैश करके गम धात, फिर लकार, यहाँ आपका है लट लकार पूछा है तो लिखिएगा। आप इसमें केवल और केवल पूरा विस्तार न करके सीधे लिख दीजिए कि गम धात के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है गच्छत। सीधा आप इतना ही लिख करके और गच्छत को अंडरलाइन या हाईलाइट कर दीजिए, सुंदर लगेगा, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इनमें से कोई 2 वाक्य आपको चुनना होगा। 4 वाक्य दिए हुए हैं, जैसे राम पढ़ता है, रमेश जाता है, भारत एक महान देश है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। कोई भी 2 आप चुनिएगा और चुनने के बाद उत्तर में आपको वाक्य लिखने का आवश्यकता नहीं है, सीधे जैसे राम पढ़ता है राम पठत, राम पठत करके होगा, क्योंकि राम शब्द लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती। तो जो भी आप वाक्य चुनते हैं उनका जो संस्कृत रूप प्रामाणिक रूप है उस रूप को सीधे लिख दीजिए। 1 लिखा और इसका सीधे संस्कृत रूप लिखा, या 4 लिखा सीधे संस्कृत रूप लिखा, हिंदी रूप लिखना आवश्यक नहीं है। प्रश्न संख्या 11 ये एकांकी से संबंधित है। आपके पाठ्यक्रम में 2 ही एकांकियां हैं, दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत। तो किसी एक एकांकी का सारांश पूछा जाएगा, जिसे दीपदान एकांकी का सारांश लिखिए, और किसी एक के नायक का या प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पूछा गया है लक्ष्मी का स्वागत। एकांकी के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। 3 में से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, 3 अंकों का है। 12वां और अंतिम प्रश्न है, 1 सप्ताह के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, 4 अंक का है। यह प्रश्न पत्र आपने हल किया है पहले और पत्र लेखन में आपने इसको लिख भी लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके आधार पर सुंदर ढंग से लेखन करके अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और आगे चलकर निरंतर अपने अध्ययन में सुधार करते रहेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।